आज हम करेंगे सॉल्यूशन पार्ट सेकंड। आई एम कमल शर्मा फ्रॉम LK विद्या मंदिर क्लासेस पीजीटी केमिस्ट्री। तो आज जो हमारा पोर्शन रह गया था सॉल्यूशन का, हमने वो पोर्शन आज हम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें की हमने। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन किया, कंसंट्रेशन में मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और उसके बाद हमने किया आपका जो था नॉर्मेलिटी भी किया था हमने। ठीक है, नॉर्मेलिटी के बाद हमने किया सोलिबिलिटी, और सोलिबिलिटी में था हमारा सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उसके फैक्टर किए थे हमने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, उसमें हेनरी लॉ भी किया था हमने। ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट जब बताया था तो। ठीक है, और रोल्स लॉ किया था, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ें आ जाती हैं वो ये आ जाती हैं सॉल्यूशन जो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें डिफरेंस बहुत बार आपके पेपर में देखा गया है, आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंस। उसके बाद नॉन आइडियल के फर्दर पार्ट होते हैं पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। उसके बाद एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, छोटी सी डेफिनेशन है, ज़्यादा इसमें कुछ बताने का नहीं है। ठीक है, उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये मैं फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जरूर आना है आपके पेपर में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइडियल नॉन आइडियल, इनमें डिफरेंस जो है, डिफरेंस आते हैं इसके, या तो आइडियल नॉन आइडियल में आएगा या नॉन आइडियल के फिर से दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, इसमें से आएगा। ठीक है, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास एक छोटी सी डेफिनेशन है। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास के को ही ख़त्म करने के लिए हमें वांट ऑफ फैक्टर की ज़रूरत पड़ी। इसमें अगर जो क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट बनाना चाहा तो वांट ऑफ फैक्टर से आपसे पूछ लेगा। कुछ न्यूमेरिकल है वांट ऑफ फैक्टर के आपके NCERT में, वो न्यूमेरिकल भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। इनके भी न्यूमेरिकल एक एक मैं साथ के साथ डिस्कस करूंगा, इस टॉपिक को समझा के एक न्यूमेरिकल इनके साथ करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। इनमें फिर ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ चीज़ें आएंगी ये। ठीक है, जैसे ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, इनका एक एक नंबर का डेफिनेशन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके टॉपिक करवाते हैं। नाउ बेटा, अब हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल, और ये नॉन आइडियल के फिर दो पार्ट होते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो आइडियल और नॉन आइडियल में चार डिफरेंस आपके पूछे जाते हैं मेन। ठीक है, फर्स्ट है आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन होता है जिसमें इंट्रैक्शन जो है, इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट दैट इज अ सॉल्वेंट ए से रिप्रेजेंट किया, एंड सोल्यूट इंट्रैक्शन। ठीक है, सोल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू द सॉल्वेंट सोल्यूट इंट्रैक्शन। मतलब जो इंट्रैक्शन यहाँ पे होगी सॉल्वेंट की एंड सोल्यूट की जो इंट्रैक्शन होगी वो इक्वल होगी किसके, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट की इंट्रैक्शन के। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, जो सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है और सोल्यूट इंट्रैक्शन है। ठीक है, सोल्यूट इंट्रैक्शन एंड कर लेंगे। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। ठीक है, ये मेन बात है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट नॉट इक्वल टू सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। सेकंड क्या है, आइडियल जो सॉल्यूशन होता है वो ओबे करता है रोल्स लॉ को, ओबे करेगा, रोल्स लॉ को ओबे करेगा, और ये नहीं करेगा, नॉट ओबे रोल्स लॉ। कौन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉट ओबे रोल्स लॉ, नॉट ओबे रोल्स लॉ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है भाई इसके अंदर, थर्ड डिफरेंस,
चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग, मतलब कोई दो चीजें आपने मिक्स की, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्स किया, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, एंथैल्पी जो है वो जीरो रहेगी, मतलब कि कोई भी चेंज नहीं आएगा एंथैल्पी में, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। एंड चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑल्सो इक्वल टू जीरो, मिक्सिंग के अंदर जब आपने दो चीजें मिक्स की तो उनके वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग इज जीरो। तो ये क्या हो गए आपके आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल कौन से होंगे, चेंज इन एंथैल्पी नॉट इक्वल टू जीरो, चेंज इन एंथैल्पी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग जो रहेगा नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं रहेगा। अब या तो जीरो से ज्यादा होगा या जीरो से कम होगा। जीरो से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा, जीरो से कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा। तो ये इसका पार्ट भी है, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये था। अब इसमें क्या कर लेते हैं, इनके डिफरेंस कर लेते हैं। इनके डिफरेंस में क्या है, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ठीक है, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ठीक है, बेंजीन और टोलिन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ठीक है, और बेंजीन और टोलिन, बेंजीन प्लस टोलिन, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल क्या है, मीथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है, इथेनॉल प्लस वाटर, और एसीटोन प्लस इथेनॉल, ठीक है। ये आप इसमें एग्जाम्पल इसके लिख सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो एसीटोन प्लस बेंजीन लिख सकते हो, एसीटोन प्लस बेंजीन, ठीक है। तो आई थिंक सो आ गया होगा समझ में। इसमें क्या करना है, ये डिफरेंस है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में। इसमें सबसे पहला डिफरेंस तो क्या है, ये एग्जाम्पल वाला डिफरेंस, इसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है, एग्जाम्पल EX लिख देते हैं, एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फोर्थ वाला डिफरेंस क्या है इनका, एग्जाम्पल, फोर्थ डिफरेंस, फर्स्ट था, ये सेकंड था, और ये थर्ड था यहाँ पे, और ये फोर्थ है। चार डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में भी बताते हैं आपको। नाउ अब बेटा नॉन आइडियल मैंने बताया था, अगर जो ये नॉट इक्वल टू जीरो हैं तो ये क्या होंगे, या तो पॉजिटिव में होंगे या नेगेटिव में होंगे। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के फिर दो पार्ट हो जाते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जो इंटरेक्शन होगी किसकी, ए और बी की, वो वीकर होगी, या ये कह लो कि भाई इनकी ए की इंटरेक्शन और बी की इंटरेक्शन जो है स्ट्रांग होगी किससे, ए बी की इंटरेक्शन से, ये भी कह सकते हो। या ये कह लो ए बी की इंटरेक्शन वीक रहेगी किससे, ए से और बी से, ठीक है, ठीक है। ए का मतलब क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट, यू नो वेरी वेल, काफी बता चुके हैं। बी का मतलब क्या है यहाँ पे, सोल्यूट,
ठीक है, और ये ए और बी दोनों मिले तो ए बी बना लिया इन्होंने, ठीक है, मतलब इसका ए बी का इंटरेक्शन कम रहेगा किससे, ए से और बी बी से। यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा भाई, नेगेटिव डेविएशन में ए का जो इंटरेक्शन होगा और बी का जो इंटरेक्शन होगा वो वीक रहेगा किससे, ए बी से, ठीक है, मतलब ए बी का इंटरेक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा किससे, ए से और बी से। तो ये चीजें रहेंगी बेटा, ठीक है, इसके अंदर। और उसके बाद कर लेते हैं इसके अंदर ये चेंज इन एंथैल्पी, चेंज, ये तो फर्स्ट था डिफरेंस इसके अंदर, ठीक है। सेकंड डिफरेंस क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी नॉट, चेंज इन एंथैल्पी क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी, मतलब पॉजिटिव रहेगी, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी, पॉजिटिव का मतलब एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी, और चेंज इन वॉल्यूम भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, इज पॉजिटिव, यहां पे लिख भी दो, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा एच वी जो है मिक्सिंग है ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब मिक्स करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज होना होता है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा भाई, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी क्या रहेगी, इज नेगेटिव, इसमें नेगेटिव रहेगी, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, और यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव, मतलब डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव मीन्स डिक्रीज, और पॉजिटिव मीन्स इंक्रीज, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद इसमें ग्राफ बनाते हैं बेटा हम, ग्राफ किस किस के बीच में बनाते हैं हम, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में बनाते हैं, किसके बीच में बनाते हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए सॉल्वेंट का बनाया है, यहाँ पे मान लीजिए सोल्यूट का बनाया है, ये वेपर प्रेशर किसका है, सोल्यूट का, तो पी बी लिख दिया, और ये सॉल्वेंट का है तो पी ए लिख दिया, ये टोटल वेपर प्रेशर है, ये टोटल वेपर प्रेशर है, ठीक है। ये किसका है, पी ए प्लस पी बी दोनों का है। अब पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब इनका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, इंक्रीज होके आएगा। वैसे तो रियल वैल्यू तो ये रियल वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी, होनी चाहिए थी ये, लेकिन ये इंक्रीज होके आएगा कुछ ना कुछ। तो ये ग्राफ हो गया इसका किसका, पॉजिटिव डेविएशन का। और नेगेटिव डेविएशन का क्या हो जाएगा भाई, मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसी तरीके का ग्राफ बना लीजिए, ठीक है, ये पी ए है, ये पी बी है, और यहाँ से इसको मिलाओगे तो ये पी ए प्लस बी हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखोगे नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये डिक्रीज होके आएगा भाई, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा बेटा, ये डिक्रीज होके आएगा, इंक्रीज होके नहीं आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल भी क्या रहेगा, ये डिक्रीज रहेगा, ठीक है। अब इनके कर लेते हैं हम एक बार एग्जाम्पल में क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं एसीटोन प्लस बेंजीन, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हैं एसीटोन प्लस बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल रहेंगे आपका मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर,
मिथाइल अल्कोहल CH3OH होता है और वाटर H2O। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन रहेंगे भाई? क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस बेंजीन, HCl प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर। ठीक है, इतने ही काफ़ी हैं, दो एग्जाम्पल। ठीक है, एक और लिखना चाहो तो वो भी लिख देते हैं, एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारिए। ठीक है, तो इसमें स्क्रीनशॉट एक बार ये नंबरिंग और लिख लो इनकी। नंबरिंग में क्या है भाई, ये जैसे ये हो गया, ये सेकंड है और ये थर्ड, ये इसको लेना ग्राफ को, और फोर्थ डिफरेंस इसको लेना। ठीक है, एग्जाम्पल को, और यहाँ पे थर्ड जो है इसको लेना ग्राफ को, और फोर्थ जो है इनके एग्जाम्पल्स को। ऐसे 1 2 4 4 ये 4 नंबर का आता है, 4 या 3 नंबर का आएगा, तो इनके डिफरेंस लिखने। ये अलग डिफरेंस है आइडियल नॉन आइडियल का, इसी का ही नॉन आइडियल के फिर पार्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से। नाउ बेटा एजोट्रॉपिक मिक्सर, एजोट्रॉपिक मिक्सर क्या होता है ये एजोट्रॉपिक मिक्सर? तो इसको देखिएगा ध्यान से, सिंपल सी चीज़ है ये। इसमें क्या होता है, हम इस डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाते हैं किसी भी मिक्सर को कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसे कांस्टेंट बॉइलिंग एजोट्रॉपिक, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर भी कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, एजोट्रॉपिक मिक्सर को। तो इसमें क्या होगा, ए मिक्सर हैविंग, ए मिक्सर having a definite or constant definite proportion and constant boiling point and behave as pure liquid, ठीक है, that is known as azeotropic mixture या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर, या क्या कहेंगे इसको, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर। और करके लिख लेते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल से मैं समझाता हूं। ये इस तरीके का डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम मिक्स करते हैं दो चीजों को कि वो प्योर लिक्विड की तरह है या उसका कांस्टेंट आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाए। प्योर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, लेकिन मिक्सर का कभी नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा प्रोपोर्शन आ जाए कि वो भी प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाए, तो उसे क्या कहेंगे, एजोट्रॉपिक मिक्सर कहेंगे। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं इथेनॉल प्लस वाटर ले लेते हैं, इथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सर लेते हैं और उसको एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाते हैं। इथेनॉल कर लेता हूं मैं कितना, 95.4%, और जो रिमेनिंग हो गया, कितना हो गया रिमेनिंग आपका, 4.6% आपका रिमेनिंग हो गया। तो ये जो रेशियो रहेगा, ये एक ऐसा रेशियो बन गया है। अब ये दोनों मिक्सर कैसे बिहेव करेंगे, बॉइलिंग मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो
कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वैसे और दूसरे प्रोपोर्शन में इसको मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, दूसरे प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे तो पहले ये इथेनॉल इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर नीचे रह जाएगा, ठीक है। इथेनॉल जो होता है मोर वोलेटाइल होता है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। इसलिए इथेनॉल मतलब अल्कोहल को जो है कांच की बोतल वगैरह में रखा जाता है क्योंकि वो ज्यादा वोलेटाइल होता है वाटर के कंपैरिजन में, इसलिए ये ज्यादा ले लिया है यहाँ पे, ये ज्यादा वोलेटाइल है तो ये ज्यादा ले लिया है यहाँ पे, इसका ज्यादा प्रोपोर्शन इस प्रोपोर्शन में रहेगा तो ये एजोट्रोपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा और ये प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, एजोट्रोपिक मिक्सचर। एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए इस डेफिनेशन का, फिर आगे चलते हैं आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। नाउ बेटा अब हम आ गए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के, दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले होती क्या है, इसके न्यूमेरिकल हम करेंगे, ऐसा करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं, फिर इनके दो न्यूमेरिकल हम बाद में कर लेंगे इसके, जब सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी तो, ठीक है। फिर वन टॉप फैक्टर भी कैसे यूज होगा वो भी बता दिया जाएगा आपको, ठीक है, साथ के साथ। तो अब क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। किस पे डिपेंड नहीं करेगी, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। इसमें जो है मेन चीज है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी, डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगी। व्हेन सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये चार चीजें इसमें मेन है, ठीक है। एक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी, मतलब कि N2 पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, भाई कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, अगर जो डिपेंड कर रही है वो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, भाई उसका नेचर कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है या कैसा नेचर है, ठीक है। और क्या है, डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, ये बता दिया। सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, और सॉल्यूट को जो है इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत 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 ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू N2, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के बहुत कम होंगे, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। क्लियर है, समझ में आया। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ये कंडीशन लगेगी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर बेटा पहले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कर लो, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कितने टाइप की होती है भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये मैं एक एक करके बताऊंगा अभी आपको। सेकंड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और लास्ट है आपका फोर्थ ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इन तीन चीज़ों में क्या क्या चीज़ निकालेंगे हम, तीन चीज़ निकालेंगे भाई, इन चारों चीज़ों में हम तीन चीज़ करेंगे। एक तो इसका डेरिवेशन करेंगे बेटा हम, दूसरा करेंगे हम प्रूव करेंगे कि ये कॉलिगेटिव, प्रूव दैट इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे प्रूव करेंगे भाई, प्रॉपर्टी, ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज कैसे प्रूव करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये, तो क्या करना है मेरे को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा दूंगा मैं इसको, ये मेन चीज है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 दिखा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। नाउ फिर क्या करेंगे भाई, फाइंड मोलर मास, फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास
ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब mm2 निकाल लेंगे, ठीक है, mm2। कई बुकों में कैपिटल M2 लिखा हुआ है, तो जैसे भी आप लिखना चाहें वैसे लिख सकते हो। मैं mm2 लिखता हूँ, कईयों में कैपिटल M2 लिख रखा है, वो मोलैरिटी और उसका जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं mm2 लिख देता हूँ। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप भी mm2 ही लिखो, आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम चलते हैं आगे। नाउ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये टाइप है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो अब हम इसको बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या होता है, इसमें जो है मेनली हम क्या करेंगे, हम रिलेशन देखेंगे कि वेपर प्रेशर लो होता है या हाई होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेना पड़ेगा। कैसा सोल्यूट लेना पड़ेगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, टेक नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल लेना पड़ेगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेना पड़ेगा। तभी तो जो है उसका रिलेशन हम देख पाएंगे कि भाई सॉल्वेंट का कितना ज़्यादा था, सोल्यूट डालने से कितना कम हो गया। तो ऐसा हमने कहाँ किया था, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल में। तो सेम डेरिवेशन ही रहेगा इसका, ठीक है, कि भाई वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल होता है, P1 प्लस P2 के इक्वल होता है। तो अगर जो सोल्यूट आपने नॉन वोलेटाइल लिया है तो इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, 0 P फॉर वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, 0। तो PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1, और P1 क्या होता है रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, P1 इज इक्वल टू P01 और X1 होता है। रोल्स लॉ का यूज हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P01 और X1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, PS अपॉन P01 इज इक्वल टू X1। तो 1 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड, PS अपॉन P01 इज इक्वल टू 1 माइनस X2, ठीक है, X1 सॉरी, 1 माइनस X1। तो ये हो क्या जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, P01 माइनस PS अपॉन P01 इज इक्वल टू X2। तो ये क्या आ गया, आपका डेरिवेशन आ गया। अब इसी चीज को एक और तरीके से, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है इसके अंदर, तो इसको PS की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, P1 भी लिख सकता हूं, ठीक है, मतलब ये दोनों ही चीजें इक्वल होंगी। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है, P01 माइनस P1, ठीक है, डेरिवेशन में हेल्प करेगा ये चीज आपको। P न्यूमेरिकल में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, X2। तो ये दोनों ही चीजें मैं लिख सकता हूं। ये तो है इसका डेरिवेशन। मैंने क्या बताया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम 3 चीजें करेंगे, पहले तो उसका डेरिवेशन करेंगे, फिर उसको प्रूव करके दिखाएंगे कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और थर्ड करेंगे हम कि वो उसका मोलर मास कितना है। तो इसको आप क्या करेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, प्रूव दैट इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। CP लिख रहा हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। तो कैसे प्रूव करेंगे भाई, ये क्या हो गया आपका, P01 माइनस PS अपॉन P01 हो गया था, इजिकल टू क्या था, X2। X2 को क्या लिख सकता हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो X2 को क्या लिख सकता हूं बेटा, आपको इसका फॉर्मूला पता है, इसका क्या लिख सकता हूं, N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये जो चीज आ गई ये इस N2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, P01 माइनस PS इज P01 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, सो दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लास्ट में क्या कर रहे थे, फाइंड मोलर मास, फाइंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं भाई, आपको पता है N1 जो होता है, N1 N2 क्या होता है, W2 अपॉन MM2 होता है, ठीक है, और N1 क्या होता है, W1 अपॉन MM1 होता है। ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज और मैंने बोली थी यहाँ पे कि भाई जो ये N1 है ये बहुत 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 ज्यादा है किससे, N2 से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, N2 अपॉन N1 लिख सकता हूं।
लिख सकता हूँ क्योंकि ये मान लीजिए ये N1 बहुत कम है, N2 बहुत कम है, मतलब ये 1000 मान लीजिए N1 और N2 मान लेता हूँ 0.5, तो इसको नियरली इक्वल टू मैं 1000 ही नहीं लिख सकता क्या? बताओ, नियरली इक्वल टू 1000 लिख सकता हूँ ना। तो यही चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये N1 हो गया, N1 प्लस N2 जो है, N1 प्लस N2 जो है वो नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। नाउ नेक्स्ट, इसमें जो है अब ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, P नोट 1 माइनस पी एस अपॉन P नोट 1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब इसमें क्या कर लेता हूं भाई, मैं इसका फॉर्मूला रख देता हूं W2 अपॉन MM2 और W1 अपॉन MM1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा भाई, P नोट 1 माइनस पी एस अपॉन P नोट 1 इज इक्वल टू W2 अपॉन MM2 इंटू MM1 अपॉन W1। तो यहाँ से क्या करेंगे भाई, इसको इधर ले जाएंगे, इस सब को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारा MM1। एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जिसमें हम MM1 मोस्टली में ये मोलर मास ही निकालने के लिए बोलेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, इसका डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल और फाइंड किया है आपने। नाउ बेटा अब हम करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों को साथ साथ करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है पहले तो ये समझिए और एक ग्राफ के माध्यम से समझिए इन दोनों को। ठीक है, ये ग्राफ बना रहा हूं मैं किसके बीच में, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। यहाँ पे किसी न किसी सॉल्वेंट को ले लेता हूं कि भाई ये पॉइंट वो है किसी भी सॉल्वेंट का जहाँ पे इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा और उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। अगर जो मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ ये मैं ले लेता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM ले लेता हूँ। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो जाता है किसी भी लिक्विड का तो वो क्या हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात मेन है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर करो, इज इक्वल टू ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, दैट इज नॉन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नॉन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो क्या कहलाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है, आपकी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट किया बेटा, टेम्परेचर देना स्टार्ट किया तो एकदम से तो ये बॉयल नहीं होगा, एकदम से तो वेपर नहीं देगा, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल चलेगा ये और उसके बाद ये वर्टिकल हो जाएगा और यहाँ पे आते ही वो जो है सॉल्वेंट जो है आपका बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या किया आपने, इस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिला दिया तो कुछ ये पोजीशन आ जाएगी इसके अंदर, अब ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसको फिर से हमने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया तो अब ये थोड़ा सा यहाँ जाके बॉयल होगा, ये थोड़ा सा पैरेलल सा रहेगा ग्राफ, थोड़ा ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ये जो डिफरेंस आया है, किसका डिफरेंस आया है, ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस आया है, किसका, सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का। ये क्या इसका ग्राफ है, सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का जो ये टेम्परेचर डिफरेंस आया है इसी को ही क्या बोलते हैं हम, डेल्टा TB। और ये डेल्टा TB ही क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूट डालने से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है,
मतलब क्या हुआ, सारी चीज़ क्या निकल के आई कि भाई जितना मोल फ्रैक्शन हमारा इसका बढ़ा सोल्यूट का, उतना ही ज़्यादा डेल्टा टी बी हो जाएगा। मतलब जितना भी आप ये बढ़ाओगे, इसके सोल्यूट के मोल्स बढ़ाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। मतलब डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और एक चीज और यहां से निकल के आएगी, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये किसका है, इसको मान लेते हैं T1 सॉल्वेंट का है बॉइलिंग पॉइंट, ये T2 सॉल्यूशन का मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से डेल्टा टी बी इज ऑल्सो इक्वल टू, डेल्टा टी बी इज ऑल्सो इक्वल टू T2 माइनस T1, तो ये भी आ सकता है फॉर्मूले में आपका। ठीक है, इनका जो डिफरेंस ही होता है, ये सॉल्यूशन का है और ये सॉल्वेंट का, इनका जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, डेल्टा टी बी, दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको थोड़ा सा मैं बताता हूं, डायरेक्टली ये फॉर्मूला तो नहीं लिया जाता, आपका लिया जाता है डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलैलिटी, ये वाला लिया जाता है। अब ये मोलैलिटी कैसे हुआ वो मैं प्रूव करके दिखाता हूं यहाँ पे आपको। ठीक है, डेल्टा टी बी को क्या लिख सकता हूं भाई, यहाँ पे मैं डेल्टा टी बी को क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, ये इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, के कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, के कांस्टेंट ले लेते हैं कोई भी हम। ठीक है, कोई भी के कांस्टेंट ले लिया इसका। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया हमने, ये x2 को x2 लिख लिया यहाँ पे। अब x2 को क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, के x2 को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, n2 अपॉन n1 प्लस n2। आपको पता है कि भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये डायरेक्ट, वैसे तो ये यहाँ पे ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है, लेकिन इसमें ये बहुत कम होता है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, के n2 अपॉन n1 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि n1 जो है वो n प्लस n2 जो है वो नियरली इक्वल टू क्या है, n1 है। ठीक है, ये मैंने बताया था, पिछले उसमें भी बताया था और यहाँ पे भी बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको n1 ले लिया, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के, n2 को मैं एज इट इज लिखता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, W1 अपॉन mm1, ये अपॉन में है तो ये इक्वल मल्टीप्लाई में चला जाएगा mm1। तो इसको थोड़ा सा दूसरे स्टेप में दिखा देते हैं, कोई नहीं, यहाँ पे अपॉन में ही लिख लेता हूँ मैं mm1। तो इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, के mm1 इंटू n2 बाय W1। ठीक है, अब ये चीज़ क्या होती है, ये आपका मोलैरिटी ही होता है, ये चीज़ क्या होता है आपका मोलैरिटी ही होता है। और ये क्या हो गए, दोनों कांस्टेंट टर्म होगी। इस कांस्टेंट टर्म को हम एक कांस्टेंट दे देते हैं नाम। ठीक है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, इसको एक कांस्टेंट टर्म्स को एक कांस्टेंट नाम के बी कह दिया, और ये क्या हो गया आपका मोलैलिटी हो गया। तो ये आ गया आपका डेरिवेशन। ठीक है, मेनली ड्राइव करके दिखा दिया आपने कि ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इस के बी को क्या कहते हैं हम, के बी को क्या कहते हैं, के बी को कहते हैं हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और ये m क्या है, स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी, क्या है, मोलैलिटी है, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी है स्मॉल m। ठीक है, और ये तो हो गया डेरिवेशन पहले से। दूसरी चीज हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ट्रू, इट इज इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे, यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला रख देता हूँ भाई इसका, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मोलैलिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, n2 बाय n1 लिख सकता हूँ, या n प्लस n2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ गया, डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ गया,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 के आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सो दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव भी कर दिया। अब क्या निकालेंगे, इसका मोलर मास। तो डेल्टा टी बी जो था, फाइंड मोलर मास लिख लेते हैं पहले, फाइंड मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास निकालते हैं। तो यहां पे क्या कर लेते हैं बेटा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या आया था, के बी इंटू मोलैलिटी आया था। देखो ये वाली इक्वेशन ही लिखी है मैंने और कुछ नहीं किया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू, इसका मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है W2 अपॉन MM2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो यहां से क्या करता हूं, इस MM2 को इधर ले आऊं, इसको इधर ले जाता हूं। तो यहां से क्या आ गया, MM2 इज इक्वल टू, ये इधर MM2 इज इक्वल टू के बी इंटू W2 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू 1000 अपॉन W1। तो ये आपका मोलर मास निकालने का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन, क्लियर है, आ गया होगा आई थिंक सो समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ये डायरेक्ट लिखूंगा, ये वाला डेरिवेशन नहीं करूंगा, ये वाला, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट ही ये लिखना होता है, ठीक है। ये तो वैसे समझा दिया मैंने मोलैलिटी के कैसे आया डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को देखिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जो है वही है ग्राफ, बेटा ये याद रखना, ग्राफ में गलती नहीं करोगे तो क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ है। अब की बार क्या कर रहे हैं भाई, डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज होना होता है। यहां तो क्या कर रहे थे भाई, हम इंक्रीज कर रहे थे टेम्परेचर को, ऐसे एरो से दिखा दीजिए, टेम्परेचर को क्या कर रहे थे यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे टेम्परेचर को क्या करेंगे डिक्रीज। मान लीजिए कुछ ना कुछ, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट तो तभी आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट सबसे पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा आपका जो ये होता है एनी टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड हो जाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सॉलिड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है, ये फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। वो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी, ये मैंने फ्रीजिंग पॉइंट की बताई है, ठीक है। अब टेम्परेचर को इतना डिक्रीज करेंगे कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं भाई, ये टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया यहाँ पे मान लीजिए कोई पोजीशन थी यहाँ पे, इस पे कोई अपना वेपर प्रेशर और इसका था, आपने क्या है किसी भी सॉल्वेंट का, और ये सॉल्वेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज होते होते ये पोजीशन आ गई, यहाँ पे आके वो सॉलिड हो गया। अब मैं यहाँ पे सोल्यूट मिला दिया, तो सॉल्यूशन का कुछ यहाँ पे पीछे की तरफ हो गया। तो यहाँ पे भी उसने क्या किया कि वो मिला, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो वो ये लेट हो गया लेट डिक्रीज हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन जो है लेट उसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो ये जो टेम्परेचर में डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस जो है, ये जो टेम्परेचर में डिफरेंस आया है, इसको दिखाओ भी मत, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। ये जो टेम्परेचर में डिफरेंस आया है दैट इज द डेल्टा टी एफ। क्या है ये, डेल्टा टी एफ। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को ही डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसको बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब जो है ये जो डिफरेंस आया है टेम्परेचर का ही, मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस आया है, इसी को ही क्या कहते हैं हम, डेल्टा टी एफ, दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब कि इसके सोल्यूट का जो है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, एलिवेशन का मतलब इंक्रीज होना, डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज होना। तो यहाँ पे सोल्यूट मिलाते ही ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये डिक्रीज हो गया, नीचे की तरफ आ गया, ठीक है।
तो ये जो सॉल्यूशन का है यहाँ पे आप ये T2 लेंगे क्योंकि सॉल्यूशन को हम T2 ले रहे हैं, सॉल्यूशन के ये फ्रीजिंग पॉइंट को यहाँ पे, और इसको सोल्यूट को हम सॉल्यूशन को T1 लेंगे, सॉरी सॉल्यूशन को T1 और सोल्यूट को T2 लेते हैं। वैसे भी सोल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां से डेल्टा TF क्या आएगा निकल के, भाई कौन बड़ा है, T2 बड़ा है। यहाँ पे भी कौन बड़ा था, T2 था। यहाँ पे क्या करेंगे फिर हम, थोड़ा सा उल्टा कर दिया बेटा हमने, ये 2 है यहाँ पे, ये सॉल्यूशन को 2 मानेंगे क्योंकि इसमें सोल्यूट है और सॉल्वेंट को हम 1 ही मानते हैं। थोड़ा सा ये दिक्कत हुई। तो इसमें क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, T2 माइनस T1। यहाँ पे क्या लिखा है, T1 माइनस T2 लिखा है। क्लियर है। तो ये चीज है इसमें, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब ये आया क्यों ये डिफरेंस, क्यों, क्योंकि इसमें सोल्यूट मिला दिया गया है। तो ये वाला डेरिवेशन अब मैं दोबारा नहीं करके दिखा रहा हूं क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के कारण ही हो रहा है, ये डिफरेंस जो आ रहा है। तो ये डिफरेंस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मोलैलिटी के हो जाएगा, और इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो KF आ जाएगा, दैट इज द M, ये M फॉर मोलैलिटी। KF क्या है भाई आपका, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहेंगे, कांस्टेंट, या इसको क्या कहेंगे, दूसरा नाम क्या है भाई इसका, इधर लिख लेते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम है इसका क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दूसरा नाम ये है इसका, ठीक है। KF का ये अलग अलग वैल्यूज होती हैं, एक टेबल दी हुई है आपके NCERT में। वो वैल्यूज वैसे तो 99% आपको गिवन मिलेगी, लेकिन कुछ एक ही कर लेना, जैसे अल्कोहल है, वाटर है, जो ज़्यादातर केमिस्ट्री में यूज होते हैं उनका वैल्यू याद कर लेना, ठीक है, KF और KB का, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये चीज़ आ गई। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद ये तो क्या था, डेरिवेशन, क्या था ये, डेरिवेशन था, डेरिवेशन था। अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना है भाई, फाइंड की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रूव करना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, प्रूव दैट इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो प्रूव करेंगे, तो कैसे प्रूव करेंगे भाई, वही डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, N2 बाय W1। तो यहां से क्या निकल के आया, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, N2 के, ठीक है। सो दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्या है, इसमें क्या करेंगे भाई, फिर इसमें क्या करेंगे, फाइंड करेंगे क्या, मोलर मास, फाइंड करेंगे क्या, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालते हैं। तीन ही चीज तो करते हैं हम, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा, ये वाली इक्वेशन ले लेता हूं, ये वाली, डेल्टा TF जो है किसके इक्वल था, KF और ये M के। अब इसका M का वैल्यू रख देते हैं भाई, M का वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे, ठीक है, KF इंटू W2 अपॉन MM2, MM फॉर मोलर मास, ठीक है, 2 फॉर सोल्यूट, और 1000 अपॉन क्या आ जाएगा, W1, और यहाँ से MM2 जो है कि इस MM2 को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो MM2 किसके इक्वल आ गया बेटा, W2 अपॉन डेल्टा TF इंटू 1000 अपॉन W1, ठीक है। कुछ मिसिंग है, ये KF को भूल गए, KF, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। ये सारा मैंने बता दिया है। अगर जो ये आ गया तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, जहां पे ये B आया है वहां पे F आया है, बस इतना सा डिफरेंस है। सेम डेरिवेशन इसका है, सेम चीजें इसमें हैं, बस जहां पे ये मैंने B लिखा हुआ है स्मॉल b, वहां पे स्मॉल f आया हुआ है, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है, ये बिल्कुल इजी था, इस पे न्यूमेरिकल बनते ही बनते हैं बिल्कुल। और ये ग्राफ अगर जो आपको ध्यान रहेगा तो इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए वो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। और इनके ये न्यूमेरिकल, इन पे लास्ट वाले न्यूमेरिकल पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके मोलर मास पूछ लेगा आपसे डायरेक्ट,
ठीक है। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, जो ये फॉर्मूलाज बन रहे हैं बीच बीच में, जिसको मैं यहाँ पे बंद भी कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इनको जो है ये फॉर्मूला जो मैंने ये बंद किए हुए हैं फॉर्मूलाज, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी से देखते हैं कितनी जल्दी मारते हो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट जरूर मार लेना बेटा, और इसको एक बार लिख लिख के भी देख लेना, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर को। इट इज द प्रोसेस इन विच the solvent flow from lower concentration to higher concentration through a semi permeable membranes that is known as osmosis। उसको क्या कहेंगे हम, ओस्मोसिस कहेंगे बेटा। ये क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है। जैसे आप सलाद के ऊपर क्या करते हो बेटा, सलाद के ऊपर नमक डालते हो, तो सलाद के ऊपर नमक डालते हैं तो क्या करते हो, उसमें से वाटर बाहर आ जाता है। क्यों, क्योंकि जो कोई भी सलाद है उसके अंदर सॉल्ट है, जैसे मूली वगैरह होता है सॉल्ट होता है उसमें, तो वो क्या होता है, वो बाहर की तरफ आ जाता है। क्यों, क्योंकि आपने जैसे ही नमक डाला उसके अंदर, तो आपने सोल्यूट का कंसंट्रेशन जो है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा कर दिया, तो इनसाइड जो है वो बाहर आ गया, इनसाइड से आउटसाइड आ गया वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यही ओस्मोसिस, वो ओस्मोसिस का एक बेटर एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एक हम अरेंजमेंट ले लेते हैं, ठीक है, ये अरेंजमेंट ले लेते हैं कुछ हम, ठीक है, ये अरेंजमेंट ले लिया। यहां पे हम बीच में लगा लेते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स लगा दिए हमने, ठीक है। अब यहां पे क्या किया हमने, पिस्टन लगा दिए, ये पिस्टन लगा दिए यहां पे, ठीक है। ये फ्रीली मूव कर रहे हैं पिस्टन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ कंसंट्रेशन हाई है, कंसंट्रेशन हाई, यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो यहाँ कंसंट्रेशन लो। तो अब ओस्मोसिस में फ्लो कहाँ से करेगा भाई, लोअर से हायर की तरफ फ्लो करता है। मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है ये क्या है, ओस्मोसिस है। ये क्या है, ओस्मोसिस, ये ओस्मोसिस है, मतलब जो अपने आप हो ही जा रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन साइड प्रेशर लगाएंगे, यहां पे प्रेशर लगाएंगे इसको रोकने के लिए, ठीक है। ये प्रेशर लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, ये प्रेशर लगाएंगे, इसको पाई से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, ठीक है। ये पाई कब हो जाएगा ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो हमने प्रेशर लगाया, और अब प्रेशर लगाते लगाते ये सॉल्वेंट जो है वो रुक गया, मतलब कि ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। तो इस टाइम ये कब होगा, एट ओस्मोटिक प्रेशर, एट ओस्मोटिक प्रेशर पे ये होगा, ठीक है। अब क्या किया आपने, ये एट ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या हो गया, ये फ्लो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप फ्लो, यहाँ पे लिख दो, स्टॉप फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रुक जाएगा, मतलब दोनों से किधर भी नहीं होगा। अब आपने क्या किया, इस पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो अब फ्लो क्या होगा, इधर की तरफ हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे हम, रिवर्स ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस। ये कब होगा, ये वाला फ्लो कब होगा भाई, रिवर्स ओस्मोसिस कहलाएगा, कब होगा, ठीक है, when pressure is greater than osmotic pressure, जब प्रेशर ओस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, रिवर्स ओस्मोसिस हो जाएगा, ये रिवर्स ओस्मोसिस हो जाएगा, जिसे आप सिंपली क्या कहते हो, आरओ कहते हो, घर में यूज करते हैं सिंपली, आप इसको आरओ बोलते हो, ठीक है। तो ये रिवर्स ओस्मोसिस हो गया। तो देखो ये प्रोसेस थी, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी ये,
मतलब अपने आप हो रही थी। आपने क्या किया, इस पे फिर प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। जब ये रुक जाएगा तो ये जो प्रेशर कहलाएगा ये ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। जब ये फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, एट ऑस्मोटिक प्रेशर, ये फ्लो क्या रुक जाएगा मतलब कहीं पे भी नहीं होगा। लेकिन अगर जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो ये फ्लो अब क्या चलने लग जाएगा, अपोजिट चलने लग जाएगा। इसे क्या कहेंगे हम, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो आपके घरों में जो वाटर आता है वो सोल्टी वाटर होता है। सोल्ट मतलब उसमें कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। सोल्ट मतलब सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपने वो वाटर डाला और फिर इस पे प्रेशर लगाया तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स क्या होता है, इसमें ओनली सॉल्वेंट फ्लो होगा, सोल्यूट कभी भी नहीं होगा। तो जो सोल्टी वाटर, जो सोल्ट था वो पीछे रह जाएगा और यहाँ पे केवल हमारा वाटर आ जाएगा। तो ये आरओ में यही होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को याद रखना, ये कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। और इसमें से क्या होता है, सेमी परमेबल से फ्लो ओनली सॉल्वेंट, फ्लो ओनली सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट ही फ्लो होता है इसके अंदर से, ठीक है, और कुछ भी फ्लो नहीं होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो ये था आपका ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आपको और चीजें बताते हैं। अब देखेंगे तीन चीजें हैं ऑस्मोसिस से ही, आप ऑस्मोसिस का ही पार्ट है ये तीन चीजें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और हाइपरटोनिक। तो आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल। आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इक्वल क्या होगा, यहाँ पे ये मान लेते हैं हमारी सेल है, सेल है ये, सेल के अंदर जो है सेल के अंदर NaCl की कंसंट्रेशन और आउटसाइड द NaCl कंसंट्रेशन क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो क्या होगा भाई, ये सेल जो है एज इट इज रहेगी। इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो रहेगा यहाँ पे, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट रहेगा, मतलब नॉट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। इसमें नॉट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, कोई भी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों ही तरफ क्या है, ये क्या है, आउटसाइड सेल, आउटसाइड द सेल, और ये इनसाइड द सेल, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द सेल। अब जो है इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, इनसाइड सेल, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे जो हमारी सेल जो है वो ये सेल है, और इसमें क्या होगा, इसमें NaCl की कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे ज़्यादा है, ग्रेटर है, और NaCl इस साइड क्या है, लेस कंसंट्रेशन है, आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर क्या होगा भाई, इधर की तरफ इसके अंदर भागेगा वाटर क्या होगा, इसके अंदर की तरफ भागेगा, वाटर क्या होगा, इसके अंदर की तरफ भागेगा। अब वाटर अंदर की तरफ भागेगा तो ये सेल क्या हो जाएगी, ये सेल क्या हो जाएगी, ऐसे स्वेलअप हो जाएगी। इतनी थी, इतने से ये इतनी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब इसे क्या बोलेंगे, इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, जहां पे कंसंट्रेशन इनसाइड ग्रेटर है और आउटसाइड लेस है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब देखिए यहां पे आ जाते हैं, जैसे ये हमारी सेल है, अब यहाँ पे इसका अपोजिट होता है, हाइपोटोनिक का हाइपरटोनिक अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, NaCl का जो कंसंट्रेशन है वो लेस है, यहाँ पे लेस, ठीक है, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, ठीक है। और आउटसाइड द सेल क्या है, ग्रेटर है NaCl का कंसंट्रेशन, ठीक है, ग्रेटर, ठीक है, आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी भाई, यहां से वाटर क्या होगा, फिर बाहर की तरफ भागेगा, वाटर क्या होगा, बाहर की तरफ भागेगा, वाटर क्या होगा, बाहर की तरफ भागेगा। तो ये सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी।
इतनी बड़ी से इतनी बड़ी, इतनी छोटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वाटर क्या हो गया, इसमें बाहर भाग गया इसका वाटर, ठीक है। तो ये श्रिंक होगी। तो इस टाइप की सेल को, इस टाइप के जो है सेल होती है उसको बोलते हैं हम, या इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आई थिंक सो याद आ गया हो, मतलब कि आ गया होगा समझ में आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, यहाँ पे स्वेलअप हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे स्वेलअप हो जाएगी और यहाँ पे श्रिंक हो जाएगी सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी, और वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, ठीक है, SH, ठीक है। यहाँ पे श्रिंक होगी, सिकुड़ गई, और यहाँ पे स्वेलअप होगी, वहाँ पे स्वेलअप मतलब फूल जाएगी आपकी ये सेल, ठीक है। तो अब जो है आई थिंक सो आ गया होगा आपके समझ में। थोड़ा सा याद रखने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, इसमें आइसो का मतलब इक्वल होता है, मतलब इक्वल कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। यहाँ पे हाइपो को हिपोप्टोमस से याद रखना, हाइपो को किससे याद रखना, हिपोप्टोमस। हिपोप्टोमस क्या होता है, बड़ा हो जाता है भाई, बड़ा होता है हिपोप्टोमस, तो इसमें सेल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल जो है स्वेलअप हो जाएगी, फूल जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा होता ही है, हाइपरटोनिक, यहाँ पे श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा डेरिवेशन रह गया था अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो अभी कर लेते हैं। सिंपल सी बात है इसके अंदर। ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने समझाया था आपको क्या होता है। तब यहाँ पे जब ये फ्लो हो रहा था, इधर जा रहा था, तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन साइड प्रेशर लगाया, और इतना प्रेशर लगाया कि ये फ्लो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो इस टाइप के उस प्रेशर को, जब ये फ्लो स्टॉप हो गया, तो उस टाइप के प्रेशर को क्या, या उस प्रेशर को क्या कहेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बेटा। अगर जो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मेरे को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब ये फ्लो रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो उसके लिए मेरे को ज़्यादा लगाना पड़ेगा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। और अगर जो आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, अब कंसंट्रेशन बढ़ा दी भाई यहाँ पे, तो फ्लो और ज़्यादा होगा, क्योंकि जो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन फ्लो करता है, आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो और ज़्यादा फ्लो होने लग जाएगा, तो उसको रोकने के लिए और ज़्यादा प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें हैं हमारी जो डिपेंड करती हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। तो इसको मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको सेकेंड मान लेता हूँ, तो इसको कंबाइनली कैसे लिख दूंगा, C और T लिख दूंगा कंबाइनली, और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो R गैस कांस्टेंट होता है R, ठीक है, ये लिखा जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी CRT ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये आ गया आपका डेरिवेशन, क्या आ गया, ये आपका डेरिवेशन आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और खोल के लिखना चाहो तो वो भी लिख लो, ठीक है। ये क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कौन सी है, ये मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी को क्या लिख सकते हैं आप, N2/VRT लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके ये जो डेरिवेशन में ये फॉर्मूले बन रहे हैं सारे यूज होने हैं, ठीक है। तो ये अब आइडियल गैस को भी फॉलो कर रहा है, तो इसको अगर जो मैं इधर लेके जाऊंगा तो πV/N2RT हो गया, PV=NRT आपने पढ़ा होगा, तो PV ही है, ये प्रेशर ही है, ठीक है। तो आइडियल गैस को भी फॉलो कर रहा है ये। तो यहाँ पे अब मेरे को ये दिखाना है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये तो डेरिवेशन था, तो यहाँ से क्या है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये वैसे प्रूव तो हो गया है, प्रूव दैट इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ से देखो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या आ गया, इसके आ गया है, मतलब कि पाई इज इक्वल टू N2VRT आ गई थी इक्वेशन, ये आ गई थी। तो यहाँ से पाई क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 आ गया, सो दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट फिर क्या निकालना है हमें, मोलर मास, फाइंड मोलर मास। तो मोलर मास फाइंड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, मोलर मास फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई और PV=N2RT। अभी आपने लिखा था ये वाली इक्वेशन, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। पाई V ये क्या, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो ये क्या हो जाएगा इनटू RT, और ये मोलर मास ही तो निकालना था आपको, यही तो निकालना था। इस MM2 को इधर ले आओ,
तो ये क्या हो जाए W2RT और अपॉन 5V। तो ये आपका मोलर मास निकालने का फॉर्मूला भी आ गया है। तो यहाँ पे आके आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो खत्म हो जाता है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट में बताइए। नाउ बेटा अब हम करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है वो सुनिएगा ध्यान से। एबनॉर्मल मोलर मास होता है, इट इज देयर डिफरेंस बिटवीन मोलर मास दैट इज कैलकुलेटेड, दैट इज, और लिख लो बेटा, दैट इज कैलकुलेट बाय देयर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकल वैल्यू मतलब एक्सपेरिमेंट करके निकाली गई है वो वैल्यू, ठीक है, दैट इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब क्या आ जाता है कि मोलर मास एक तो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, किससे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, आपने मोलर मास निकाला था कोलिगेटिव, सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में MM2 निकाला था, ठीक है, एक तो वो। और एक आप देख रहे हो कि जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है, जैसे हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, ये वीक एसिड होता है, ये क्या होता है, मेनली वीक एसिड होता है, ठीक है। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइट और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं, उनमें तो लगभग सेम ही आ रहा था एबनॉर्मल मोलर मास। लेकिन जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट थे, क्या थे ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा था, डिफरेंस आ रहा था। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था मास में, ठीक है। इस डिफरेंस को ही खत्म करने के लिए हमें एबनॉर्मल मोलर ये वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ी। वांट ऑफ फैक्टर अभी निकालेंगे हम। वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, इस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए। ऐसे ही वांट ऑफ फैक्टर जो है वो इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, तो वांट ऑफ फैक्टर वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, मतलब कि जीरो रहेगा उसका वैल्यू, ठीक है। मतलब जितना आयंस होंगे उतना ही वैल्यू रहेगा, सिंपल सी बात ये है। लेकिन वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू डिफर आएगा किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। फिर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे भी ये हमारा इफेक्ट डालेगा। वो कैसे डालेगा वो लास्ट में बता दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद सिंपल सी बात समझिए, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है कि भाई जो ये डिफरेंस आता है किसमें, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता है। ऐसा कब, जब हमारा एक तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमने मोलर मास निकाला, मान लीजिए इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास निकाला हमने, कितना निकालेंगे, CO2 ले लो, CO2 एक अच्छा एग्जांपल है, CO2 ले लो, CO2 का मोलर मास निकाला हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, वो आया आपका 41, ठीक है, या 40 लगा लीजिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाला, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाला हमने। वैसे एक्सपेरिमेंटल इससे वैल्यू निकालते हैं तो 44 ग्राम आता है, ठीक है। ये जो ये डिफरेंस आया 44 माइनस 40 इजिकल टू 4, वैसे इतना नहीं आता है, बहुत कम आएगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आया, यही डिफरेंस ही क्या होता है, आपका एबनॉर्मल मोलर मास होता है। ये डिफरेंस ही एबनॉर्मल मोलर मास होता है बेटा, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो जो ये डिफरेंस आता है किसमें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में, जो ये डिफरेंस आता है मास में, इसी को ही क्या कहते हैं हम, एबनॉर्मल मोलर मास। और ये मेनली नॉन इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट ही शो करते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही मेनली शो करते हैं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करवाते हैं आपको वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और वांट ऑफ फैक्टर कहाँ यूज किया जाता है ये भी हम बताएंगे। वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी ये भी बताएंगे। वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के एरर को रिमूव करने के लिए। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहाँ आ रहा था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आ रहा था। किस में आ रहा था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आ रहा था। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आ रहा था, तो उसके लिए उस एरर को दूर करने के लिए, ताकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में करेक्ट आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आए, ठीक है, जो भी हम निकाल रहे थे, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रहे थे, उसका करेक्ट वैल्यू आए, इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ी। तो वांट ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम कुछ आई जैसे साइन से, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वांट ऑफ फैक्टर को, ठीक है।
तो ये वन टॉप फैक्टर कैसे कैसे यूज होता है हमारे उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वो भी मैं बता दूंगा। फॉर्मूला एज इट इज लिखा जाएगा, बस उसके आगे ये वन टॉप फैक्टर आई जो है मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। कब? जब आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपका लिया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में तो है एज इट इज वैल्यू रहेगी इसकी। अब सुनिएगा इसके लिए क्या क्या है। पहले तो वन टॉप फैक्टर होता क्या है पहले सुन लीजिए। अब कब यूज होता है, कैसे होता है, वो आपने समझ लिया। अब होता क्या है वो सुन लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड बोलो वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेट, या नॉर्मल बोलो वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या है, इसका रेशियो होता है ये वन टॉप फैक्टर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या इसी को ही ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, आपको पता है जो ये MO क्या है, ये मोलर मास है बेटा, मोलर मास ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू और मोलर मास ऑफ कैलकुलेटेड। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मोलर मास। ठीक है, आपने ये देखा है, ये एक्सपेरिमेंट भी देखा है, क्योंकि वो किसके होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये है मैंने इनवर्स लिखा है 1/MO और 1/MC लिखा है। C4 ये कैलकुलेटेड है और O4 ऑब्जर्व्ड है। क्लियर है, इनवर्स होता है इसलिए मैंने ये वैल्यू लिखी है यहाँ पे। अब इसको घुमाओगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, MC अपॉन MO। अब ये मोलर मास की टर्म में कॉलिगेटिव मतलब कि वन टॉप फैक्टर क्या हो जाएगा I, उसके लिए फॉर्मूला हो गया नॉर्मल या कैलकुलेटेड मोलर मास, या ये एबनॉर्मल बोलो या इसे थ्योरेटिकल बोलो या कैलकुलेटेड बोलो, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका इसका। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब निकालते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है भाई, कोई ए आपने लिया और वो डिसोसिएट हो गया B + C + D एंड सो ऑन, ऐसे डिसोसिएट होता चला गया। ये N1 मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं, N2 मान लेते हैं, N3 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे N1 + N2 + N3 सो ऑन टू कहाँ तक चला गया, N, मतलब टोटल नंबर कितने हो गए, N हो गए। क्लियर है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इनिशियली जो हमारा जो यहाँ पे थे, क्या था इनिशियली, ये 1 था, तो ये क्या थे, 0 0 थे भाई इनिशियली। लेकिन एट इक्विलिब्रियम, ये किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है मेन, क्योंकि जो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा भाई, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये 1 - अल्फा ये डिसोसिएट हो जाएगा और ये अल्फा अल्फा बन जाएंगे। ठीक है, और वही ये N अल्फा बन जाएंगे। टोटल मिला के कितने अल्फा हो जाएंगे, N अल्फा हो जाएंगे। क्लियर है, क्योंकि N तक बन रहा है, N डिसोसिएट हो रहा है, टोटल N अल्फा हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा वैल्यू हो गया भाई आपका, ये कौन सा वैल्यू हो गया आपका, जो आपका ऊपर लिखा गया है, दैट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलो, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, या क्या बोलेंगे इसे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलेंगे इसको। ठीक है, और ये कौन सा था आपका इनिशियली जो था, ये कैलकुलेटेड या नॉर्मल वैल्यू था ये आपका, या नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलो ये यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ये चीज है। अब ये चीज हम यहाँ पे रख देते हैं, इस फॉर्मूले में वन टॉप फैक्टर वाले में रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है आपके पास, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 1 - अल्फा + N अल्फा, और नॉर्मल वैल्यू कितनी है 1। ये कुछ नहीं किया मैंने, ये रखा है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा निकल के, ये आ जाएगा 1 और प्लस N अल्फा और माइनस अल्फा अपॉन 1। यहाँ से अल्फा कॉमन ले लीजिए बच्चों, I = 1 और प्लस अल्फा आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, N-1, और ये क्या हो जाएगा आपका 1। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। अब ये अल्फा निकालना है हमें, अल्फा निकालना है, तो अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे
अल्फा हो जाएगा, ये तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा i माइनस वन, ये माइनस का हो गया मतलब ये पोर्शन बचा, अब इसमें से ये क्या चला जाएगा इसके अपॉन में, तो n माइनस वन। ये आपका आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर जो मोलर मास दिया हो तो क्या करेंगे भाई, और वन ऑफ फैक्टर दिया हो आपको तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वन ऑफ फैक्टर मोलर मास की टर्म में ये होता है, मतलब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mc/mo। ठीक है, mc क्या mo क्या है वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे I का वैल्यू लिख देता हूं मैं, mc/mo माइनस वन अपॉन n माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा। यहाँ से आपको मोलर मास की टर्म में अगर जो दिया हो और अल्फा निकालना हो तो वो हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एसोसिएशन में। एसोसिएशन वाला भी सेम पार्ट ही है, बस एसोसिएशन में क्या होता है बेटा, एसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये एन ए था, एन नंबर ऑफ ए थे, ये मिलके क्या बना लिया, ए एन बना लिया। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 2Cl मिलके क्या बना लेते हैं, Cl2 बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये इनिशियली कितना था, इनिशियली क्या होता है आपका, इनिशियली आपका नॉर्मल वैल्यू होता है, फिर बाद में जब इक्विलिब्रियम पे तो वो ऑब्जर्व वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखना है। इनिशियल वैल्यू क्या था भाई, इनिशियली क्या था, ये 1 था, सॉरी n था, इसको 1 मान के चलिए, ये 1 था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 0 हो जाएगा। और एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा भाई, इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका टूटेगा, ये कितना टूटेगा, ये टूटेगा 1 माइनस ये अल्फा हो जाएगा, और ये कितना टूटेगा, ये अल्फा बाय n टूट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अल्फा बाय n हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, मतलब ये अल्फा डिसोशिएट हो गया 1 में से, और ये कितना बन गया अल्फा बाय n। अब आप कहोगे सर ये बाय में कैसे चला गया, देखो बेटा ये 2 यहाँ पे, ये 2 किसकी जगह है, n की जगह है, तो ये अब कितना बनेगा, ये इसका हाफ हो गया एक किस्म से, तो हाफ हो गया, तो इसका ये अपॉन ये 2 में चला गया, तो ये अभी कितना हो जाएगा, जब ये इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका अल्फा जितना डिसोशिएट हुआ और बाय 2 हो जाएगा, मतलब जो यहाँ है वही यहाँ। ऐसे ये n है तो यहाँ पे भी क्या आ गया, n आ गया, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 आ गया। तो इस तरीके से समझिएगा, आ जाएगा आपको समझ में। तो ये क्या, कौन सी वैल्यू है आपकी, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और ये कौन सी है आपकी, एक्सपेरिमेंटल बोलो या ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलो, इसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलो या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलो। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, आई निकालने का फॉर्मूला होता है आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन नॉर्मल वैल्यू, ये रहा ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन नॉर्मल वैल्यू, आई निकालने का फॉर्मूला। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है भाई, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 1 माइनस अल्फा और प्लस अल्फा बाय n अपॉन नॉर्मल वैल्यू कितनी है भाई 1। ठीक है, तो यहां से फिर से इसे आगे पीछे लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बाय n माइनस अल्फा, और ये क्या आ जाएगा भाई आपका 1 आ जाएगा। तो यहां से इसको लिखोगे, यहां से अल्फा कॉमन लोगे तो 1 प्लस अल्फा मैंने कॉमन ले लिया तो 1 बाय n माइनस 1 हो जाएगा और अपॉन 1। तो यहाँ से क्या है, इस 1 को तो कुछ भी मत रखो, चाहिए 1 को 1 इससे मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा। तो 1 ऑफ फैक्टर क्या हो गया, इस 1 को इधर लेके आए तो -1 हो गया। थोड़ा सा इसको दोबारा से लिख लेता हूँ मैं, कंफ्यूज ना हो आप। I इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 बाय n माइनस 1 और बाय 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, इसको इधर लेके आए, इसको इधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा I माइनस 1। ठीक है, और अपॉन थोड़ा सा बड़ा सा लिख लेता हूँ, I माइनस 1 अपॉन, इसके अपॉन में ये चला जाएगा, अल्फा वहीं रह जाएगा, अल्फा यहीं रह गया, तो ये क्या आ गया 1 बाय n माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका अल्फा आ गया, ये आ गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये क्या आ गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और ये क्या आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर जो आपको मोलर मास की टर्म में दिया हो तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, जहां पे ये आई है वहां पे ये मोलर मास वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, क्या हो जाएगा mc/mo। ठीक है, mc/mo। ठीक है, -1 अपॉन 1 बाय n माइनस 1 इज इक्वल टू आई हो गया।
तो ये थे आपके फॉर्मूले जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज किए जाएंगे। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताना मेरे को, ठीक है। ले लो जल्दी स्क्रीनशॉट। नाउ आपने ले लिया होगा बेटा स्क्रीनशॉट। एक छोटा सा पोर्शन, एक छोटा सा फॉर्मूला और बताते हैं, फिर चैप्टर का एंड करते हैं, ठीक है। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है आपका, नंबर्स ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड एंड एसोसिएटेड और एसोसिएटेड, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे पहले और उसके बाद जितने डिसोशिएट को उनका रेशियो करोगे, एसोसिएट या डिसोशिएट करोगे, ठीक है। उसका कितना डिसोशिएट हुआ है, कितने नंबर ऑफ, और पहले कितने थे उनका रेशियो निकालोगे तो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा और एसोसिएशन भी आ जाएगा। दोनों मैंने एक ही में बता दिया, ठीक है। तो नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश, आई थिंक सो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार और ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। और उसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आपको वीडियो अच्छी लगे, एक शिकायत भी है आपसे बेटा कि आप देख लेते हो, व्यूज़ हमारे बहुत सारे आते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेटा, और लाइक कीजिए वीडियोस को, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर जो हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम और अच्छे से काम करेंगे और बहुत अच्छे से आपको ये समझाएंगे, ठीक है, और अच्छी वीडियो बनाएंगे। और जल्दी ही इसका जो है न्यूमेरिकल्स का वीडियो आ रहा है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज वगैरह सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।